महादेव दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कहानी एक डायन की। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रनगर एक बहुत ही समृद्ध और अत्यंत विशाल राज्य था। वहाँ का राजा मिहिर सेन बड़ा ही प्रतापी था, लेकिन थोड़ा रसिक मजाज का था। मिहिर सेन की पटरानी मिथिला बहुत ही सुंदर थी। राजा भी उसका बहुत सम्मान करता था। आखिर करे भी क्यों ना, वह एक बड़े राजा की पुत्री थी। मिहिर सेन बड़ा ही पराक्रमी था। कई छोटे छोटे राज्य उसके अधीन थे। उनसे उसे भारी मात्रा में कर मिलता था। वह बहुत दूर दूर तक भ्रमण करता था और प्रजा का हालचाल जानता था। वह शिकार खेलने का बहुत ही शौकीन था। राजा का एक बेटा था अमरदीप, शिकार खेलने का वह भी बहुत शौकीन था। राजा ने उसे हिदायत दे रखी थी कि अपने राज्य के दक्षिण दिशा के जंगलों में कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ का इलाका डायनों, जादूगरनियों और भूत चुड़ैलों से ग्रस्त माना जाता है। अमर भड़क कर कहता कि मैं किसी को नहीं मानता। बड़े जोश में तलवार लहरा कर कहता, इस तलवार के आगे किसी का जोर नहीं चलने वाला। एक दिन वह अपने साथियों के साथ शिकार खेलने निकला। दिन भर वे जंगल में भटकते रहे और धीरे धीरे उसी वर्जित प्रदेश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत रूप की हिरनी देखी। ऐसी हिरनी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उसी हिरनी के पीछे पीछे वे घोड़ों को दौड़ाते घूमते रहे। पल में लगता कि हिरनी बिल्कुल पास में है, अगले ही पल लगता कि वो बहुत दूर चली गई है। अब रात हो चुकी थी। आखिरकार हिरनी जंगली झाड़ियों में छुप गई। विस्तृत क्षेत्र में फैली झाड़ियों में रात्रि के घने अंधकार में घुसना असंभव था, लेकिन अमर बहुत ही हठी था। उसे हार मानना स्वीकार न था। उसने अपने साथियों से कहा, ऐसा करो, इन झाड़ियों को चारों तरफ से घेर लो, सवेरे फिर इसे ढूंढ लेंगे। सबने ऐसा ही किया। झाड़ियों को घेरकर सब लोग बैठ गए। धीरे धीरे रात गुजर रही थी। आसमान में चांद भी अपने सफर पर था। सबकी आंखें नींद से बोझिल हो गई और सब अपनी अपनी जगह पर सो गए। आधी रात के बाद उन घनी झाड़ियों में से हिरनी निकली। अब उसका रूप परिवर्तित हो रहा था। वह सुंदर हिरनी एक भयावह रूप की डायन में बदल गई। वह उन व्यक्तियों के पास पहुंची। तभी आहट से उस तरफ के दोनों लोग जाग गए और उस डायन को देखकर बहुत डर गए। अंधेरे में भयंकर काले चेहरे पर लाल लाल दपदपाती हुई उसकी आंखें बहुत ही भयानक लग रही थी। लंबे लंबे नाखून, बिखरे हुए बाल और विशालकाय शरीर देखकर वे बहुत ही डर गए। उनकी सांस रुकने लगी। डर के मारे उनका बुरा हाल हो गया। वे कुछ समझते इससे पहले ही डायन ने झपट्टा मारा और अमर के एक साथी को उसने मार डाला और उसे खा गई। यह देखकर दूसरे साथी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। खौफ के कारण उसकी धड़कनें उसके काबू के बाहर हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसके हृदय की गति रुक जाएगी। वह वहां से भागने के बारे में सोचता, उससे पहले ही डायन ने उसे भी पकड़ लिया। उसने अपने आप को डायन के चंगुल से छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसकी सब कोशिशें व्यर्थ गई। वह चीख भी नहीं पाया और डायन ने उसे भी अपना ग्रास बना लिया। वह उसको भी हजम कर गई। बाकी चारों तरफ सो रहे लोगों को पता भी नहीं चला कि यहाँ कितनी बड़ी और भयानक घटना घट गई है। वह डायन वापस वही झाड़ियों में घुस गई। सवेरा हुआ। सूरज ने अपनी किरणें बिखेर कर सर्वत्र उजाला कर दिया। उस जंगल की झाड़ियों का अंधकार दूर होकर अब वह सतरंगी प्रकाश छिटका हुआ था। राजकुमार अमरदीप और उसके साथी जाग गए थे और वे सब अपने अपने घोड़ों पर तैनात हो गए थे, लेकिन उनके दो साथी गायब थे। यह देखकर वे सब हैरान थे। पहले तो उन्होंने सोचा शायद इधर उधर होंगे, लेकिन जब नहीं आए तब उन्होंने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। आसपास हर जगह ढूंढा, उनको पुकारा, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। अब सभी लोग बड़े ही आश्चर्य में थे। आखिर वे दोनों गए कहाँ? क्या उनको धरती निकल गई या आसमान खा गया? राजकुमार अमरदीप के साथी घबरा गए और वे राजकुमार से कहने लगे, कृपा करके घर चलिए, यह जगह ठीक नहीं है। महाराज ने तो पहले ही कहा था कि यहाँ कभी मत आना। अब हम आ गए हैं। हमें लगता है कि हमें किसी मुसीबत में फंस रहे हैं, इसीलिए फौरन यहाँ से निकल चलिए। तभी वह हिरनी झाड़ियों में से निकली और भाग खड़ी हुई। अब सभी लोग उस हिरनी के
पीछे पीछे भाग खड़े हुए। उन्होंने सोचा जब वह दोनों साथी यहाँ नहीं है तो उनको जंगल में ढूंढेंगे। इस प्रकार हिरनी के पीछे पीछे वह फिर से दौड़ने लगे। बड़ी अजीब माया थी, ना तो वह पकड़ में आ रही थी और ना ही वे लोग उसके आकर्षण से मुक्त हो रहे थे। ऐसा कौन सा खिंचाव, ऐसा कौन सा आकर्षण था कि वे उस हिरनी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। आज भी पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। हिरनी उन लोगों को पूरे जंगल में खूब चक्कर लगवाती रही। वह पूरे जंगल में इधर उधर आती जाती रही। वह लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे और आखिरकार फिर से रात हो गई। राजकुमार अमरदीप के हट का यह हाल था कि वह हिरनी जितना ही उनसे दूर जाती उतना ही राजकुमार को उसे पकड़ने की जिद भी बढ़ती जाती थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कितने भी दिन लग जाएं, लेकिन इसको पकड़कर ही ले जाऊंगा। उसने इस बात को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। आखिरकार रात्रि हो गई और वह एक दूसरी जगह झाड़ियों में गुम हो गई। आज फिर से राजकुमार ने वही व्यवस्था की कि तुम अब मत ढूंढो, तुम इसको घेर कर बैठ जाओ और जैसे ही वह हिरनी झाड़ियों से निकलेगी हम उसको घेर लेंगे। सब लोग रखवाली करने लगे और पहले दिन की भांति इस बार भी धीरे धीरे रात्रि बीतने लगी। आधी रात जैसे ही हुई वैसे ही हिरनी झाड़ी में से निकली और डायन में परिवर्तित हो गई। इस बार उसने दूसरी दिशा का रुख किया जहाँ पर अमरदीप के साथी थे और जब तक वह जागते उसने उन दोनों को खा लिया और फिर से झाड़ी में गुम हो गई। जैसे ही सवेरा हुआ सभी लोग जाग गए। अब की बार उन्होंने महान आश्चर्य से देखा, अब राजकुमार के 4 साथी गायब हो चुके थे, 2 साथी ही रह गए थे। अब तो राजकुमार के दोनों साथी बहुत ही भयभीत हो गए थे। वे राजकुमार से कहने लगे थे, राजकुमार जल्दी चलो यहाँ से, यह बहुत ही रहस्यमय जगह है और खतरनाक भी। हमारे 4 साथी चले गए हैं, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। लेकिन राजकुमार ने कड़क कर कहा, रुक जाओ, बेवकूफों वाली बातें मत करो। राजकुमार अमरदीप ने अपने साथियों की घबराहट और उनकी चिंता पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टे उनको डांट दिया। इससे वे तो चुप हो गए, लेकिन मन ही मन में बहुत ही नाराज थे। मजबूरी में और क्या ही कर सकते थे। अमर के साथ वे पूरे दिन उसकी जिद के कारण हिरनी के पीछे पीछे भागते रहे और वह हिरनी भी उन्हें खूब छकाती रही। 2 दिनों की भांति यह तीसरा दिन भी ऐसे ही बीत गया। धीरे धीरे रात हो गई और हिरनी फिर से झाड़ी में गुम हो गई थी। अब केवल राजकुमार और 2 साथी ही रह गए थे। आज की रात तीनों बहुत ही चौकन्ने थे। तीनों की आंखों में नींद नहीं थी और आज सभी घूम घूम कर पहरा लगा रहे थे। झाड़ियों में जरा सी भी आहट होती थी तो उनके कान खड़े हो जाते थे, लेकिन कोई भी वहां से नहीं निकला। आज तीनों अलग अलग दिशाओं में थे। एक साथी पूर्व दिशा की तरफ था। दोनों साथी थोड़े थोड़े अंतराल पर मिलते थे और एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे। एक ने कहा, भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। दूसरे ने कहा, ऐसा मुझे भी लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, हम में से कोई आज बचेगा भी कि नहीं। पहले वाले साथी ने जवाब दिया, करें भी तो क्या करें, अकेले जा भी तो नहीं सकते थे, नहीं तो हम दोनों भाग ही जाते। दूसरा कहता, भाग जाते तब भी वही बात थी, हम बिना राजकुमार के वहां पहुंचते तब तो हमें राजा ही मार डालते, ऐसे तो चाहे बच ही जाए। इस प्रकार बातें करते करते एक साथी दूर चला गया। तभी अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। राजकुमार के उस साथी ने जैसे ही घूम कर देखा कि उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। सामने विशालकाय डायन खड़ी थी। उसने आनन फानन में उसको मार डाला और खा गई। आराम से उसने डकार ली और फिर से झाड़ियों में घुस गई। उधर दूसरा साथी घूमते घूमते आया। उसने आवाज दी, भाई कहाँ हो? कोई आवाज नहीं आई। अब वह थोड़ा डरा। उसने कहा, भाई कहाँ हो तुम? फिर से कोई आवाज नहीं आई। उसने सतर्क होकर चारों तरफ देखा। तभी सरसराहट की आवाज आई और उसने देखा कि उस झुरमुट में से हिरनी निकली और उसने रूप बदलना शुरू किया। उसको देखते ही उसकी चीख निकल गई, लेकिन तभी झपट कर हिरनी ने उसे पकड़ लिया और उसको भी खा लिया। इसके बाद
पुण्य झाड़ू में घुस गई। सवेरा हुआ। राजकुमार अमर तो सो गया था। उसने आंखें खोली, अपने साथियों को पुकारा, लेकिन पुकारने पर भी उसका कोई साथी नहीं आया। वह उनको झाड़ियों के चारों तरफ घूम घूम कर ढूंढने लगा, पुकारने लगा और बहुत ही परेशान होने लगा, मगर उनका कहीं भी पता नहीं चला। अब तो वह बहुत ही पछताने लगा कि मैंने उनकी बात क्यों नहीं मान ली थी। वो तो जाना चाहते थे। अब वह अकेला रह गया था। सहसा झाड़ी से हिरनी निकली। यह सोचकर कि सब इसी के कारण हो रहा है, राजकुमार को उस पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह स्वयं को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसे अपनी तलवार के जोर पर जो दर्प था वह चूर चूर हो गया था। इस समय उसकी वीरता कुछ भी काम नहीं आ रही थी। तभी दबे पांव हिरनी निकली और उसने अपना रूप परिवर्तित किया। राजकुमार अमर ने जैसे ही उसको भयानक डायन के रूप में परिवर्तित होते देखा, वह तुरंत ही घोड़े पर बैठकर भाग निकला। कोई इंसान हो तो उससे निपटा भी जाए। डायनों से निपटने का उसे कोई तजुर्बा थोड़ी ही था। अब उसे मालूम हो गया था कि उसके साथियों को इसी डायन ने खाया था और अब उसको खाने के लिए उसके पीछे काल की तरह दौड़ी चली आ रही थी। अब स्थिति अलग थी। अब वह हिरनी का पीछा नहीं कर रहा था, अब डायन उसका पीछा कर रही थी। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे डायन थी। पीछा करते करते वह डायन जंगल के बाहर आ गई और राजकुमार ने अपने राज्य चंद्रनगर की सीमा में प्रवेश किया। धीरे धीरे दिन भी खूब चढ़ाया था। सीमा पर जो गांव पड़ता था उसमें लोगों के चलने फिरने से चहल पहल हो रही थी। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा विशालकाय तालाब था। यहाँ आकर उस डायन का असली रूप कैसे चलता, लोग देखकर बेहोश भी हो जाते। उस डायन ने झट से अपना रूप बदला और 16 साल की अत्यंत सुंदरी कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। राजकुमार ने उसके इस बदले हुए रूप को देखा और समझ गया कि वह ऐसे मायावी डायन है जो कि पल पल में रूप बदल सकती है और इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। डायन ने रूप बदल लिया था, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा था। वह अब भी राजकुमार अमर के पीछे लगी हुई थी। वह उसकी चंगुल में आने ही वाला था कि उसने तालाब में छलांग लगा दी। उसी समय सैकड़ों मल्ला हो हल्ला मचाते हुए वहां आकर कूद पड़े और उन्होंने मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया। तालाब के किनारे जहां पर रास्ता चल रहा था, उसी रास्ते पर डायन बैठ गई थी और सारा नजारा देखने लगी। उसी समय राजा मिहिर सैन घोड़े पर सवार होकर उधर से निकले। वह लापता राजकुमार की छानबीन करके जंगल की तरफ से अपने नगर को जा रहे थे। उन्होंने गांव के बाहर रास्ते पर बैठी हुई उस सुंदरी को देखा तो रसिक स्वभाव होने के कारण उनके मन में उसको प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो गई। उन्होंने उस कमसीन कोमल अबला सुंदरी का हरण करने की सोची। जैसे ही उनका घोड़ा उसके पास आया, उन्होंने अपने चाबुक को जमीन पर डाल दिया और उससे कहा, ओ सुंदरी, जरा ये चाबुक उठा देना। जैसे ही उस सुंदरी ने चाबुक उठाकर राजा को दिया, राजा ने उसको उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया और अपने नगर की तरफ दौड़ पड़े। उनका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। शीघ्र ही वे नगर में पहुंच गए। राजा उस सुंदरी को महल में ले आए। रानी मिथिला ने पूछा, यह कौन है? तब राजा ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, इतना ही कहा, धीरज रखो, जल्दी ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। रानी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई अप्रिय घटना घटने वाली है। उधर वह सुंदरी लगातार रोई चली जा रही थी और कह रही थी, महाराज, आप मेरा अपहरण करके ले आए हैं और आपने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया है। मेरे माँ बाप तो रो रो कर मर जाएंगे। अब मेरा क्या होगा? आपने मेरा भी जीवन नष्ट कर दिया है। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई सुख वैभव की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी सेवा के लिए सैकड़ों दासियां लगी होंगी। तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे सामने तुम्हारी मनचाही वस्तु हाजिर होगी। मैं तुमसे विवाह करूंगा। तब वह द्रुत बोली, मुझसे विवाह करोगे? लेकिन यह तुम्हारी रानी तो पहले से ही है। इनके आगे मेरी क्या चलेगी? मैं तो दासी बनकर रह जाऊंगी। राजा के दिमाग पर उसके रूप का नशा छाया हुआ था। उन्होंने कहा, उसकी क्या औकात है, तुम ही मेरी पटरानी बनोगी? तब वह मुंह फुलाकर बोली, नहीं, ऐसे नहीं, पहले इनको महल से निकालो। राजा सोच विचार में पड़ गए। आखिरकार उसके रूप की विजय हो गई और उन्होंने कहा,
ठीक है, लेकिन युक्ति से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि मिथिला के पिता बहुत ही प्रतापी राजा हैं। वे हमसे बदला ले सकते हैं, हमें सजा दे सकते हैं। राजा मिहिर सेन की आंखों पर उस 16 साल की रूपसी के रूप की पट्टी बन गई थी। अब वे योजना बनाने लगे थे कि मिथिला से पीछे छुड़ा लिया जाए। उनके रसिक स्वभाव का यह हाल था कि करने कुछ गए थे और चक्कर में किसी और के पड़ गए। 4 दिनों से उनका राजकुमार अमरदीप गायब था। उसको वे स्वयं ढूंढने गए थे। जंगल में खोजबीन करने के बाद भी जब राजकुमार और उनके साथियों का पता नहीं चला, तब उन्होंने मान लिया कि वे जंगल में किसी दुर्घटना के शिकार हो गए हैं अथवा उसी डायनो और जादूगरनियों वाले प्रदेश में चले गए हैं। तो वहाँ पर वे उनके शिकार हो गए हैं। जब वह जंगल से लौटे आ रहे थे, तब उनका हृदय इस दुख से फटा जा रहा था कि राजकुमार काल कवलित हो गए हैं। लेकिन जब से वह सुंदरी उन्हें मिली थी, तब से उनका दिमाग मानो कुंद सा हो गया था, जो सोचने विचारने लायक ही नहीं रहा था। शायद उस मायावी डायन की माया का प्रभाव था जो उसने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। वह बोली, आप रानी को महल से निकाल दीजिए। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब राजा ये सोच रहे थे कि मिथिला को निकाला किस ढंग से जाए। उपाय भी निकला। राजा रानी मिथिला के पास जाकर बोले, चलो प्रिय, राजकुमार के गायब होने से तुम्हारा मन बहुत ही दुखी है। चलो थोड़ा सैर करके आते हैं, इससे तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। इस प्रस्ताव पर रानी तत्काल ही तैयार हो गई। सभी लोगों की सवारी जंगल की तरफ चल दी। राजा ने रानी को खूब घुमाया, तरह तरह के दृश्य दिखाए, कई मनोरम स्थान दिखाए। तभी सहसा जंगल हाथियों की चिंगार से गूंज उठा। राजा ने एक सुरक्षित स्थान पर रानी और सेवकों को बिठा दिया और अपने आप हाथियों को भगाने चले गए। वास्तव में वे हाथियों को भगाने के लिए नहीं गए थे, वह हाथियों से दूर चले गए थे। हाथी दौड़ते हुए उसी दिशा में आ रहे थे जहां रानी और सेवक बैठे थे। सेवकों ने जब इस आफत को आते हुए देखा तो वे भाग खड़े हुए। रानी भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। भागते भागते जंगल में सूखे पत्तों से ढके हुए कुएं में गिर गई। हाथी अपने रास्ते निकल गए थे। थोड़ी देर में राजा और सेवक भी आ गए। सब इकट्ठे होकर वापस घर लौट आए। यह उनकी बनाई हुई योजना थी। वह कुआं भी नकली बनाया गया था, उसे डालियों से और पत्तों से ढक दिया गया था। राजा और नौकर सभी वापस लौट आए। नगर में प्रचारित कर दिया कि लौटते समय शेर ने हमला किया और रानी को खा लिया। अब उसमें जो कोई अविश्वास भी करे तो क्या कर लेगा। इस तरह से रानी का झंझट खत्म हुआ। राजा ने उस 16 साल की रूपसी से विवाह कर लिया। पूरे राज्य में सबको मालूम हो गया था कि रानी को शेर ने खा लिया। राजा ने 16 साल की लड़की से दूसरा विवाह कर लिया है। डायन से पीछे छुड़ाने के लिए अमरदीप तालाब में कूद गया। वह तालाब भी ऐसा नहीं था, मीलों तक फैला हुआ विशाल तालाब था जिसमें से मछलियां पकड़कर पूरे राज्य को भेजी जाती थी और राजमहल के भोजन के लिए भी जाती थी। आज भी महल का रसोइया नौकर को लेकर वहाँ मछली लेने के लिए आया हुआ था। मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने जाल डाला, अमरदीप उनके जाल में फंसा। जाल 2 लोगों को खींचने से भी नहीं खींच रहा था। कई लोगों ने जब मिलकर खींचा तब देखा कि उसमें तो कोई युवक फंसा हुआ था। अब सारे मछुआरे राजकुमार को तो नहीं पहचानते थे। वह चीख पुकार मच गई कि जाल में एक लड़का फंसा है। यह कोहराम सुनकर रसोइया भी वहां पहुंच गया तो वह राजकुमार को देखकर चौंक गया, लेकिन उसने अपने मन के भाव चेहरे पर प्रकट नहीं किए और नौकर को भी मना कर दिया। मछुआरों के सामने एकाएक वह धाड़े मार मार कर रो पड़ा। हाय मेरे बेटे, यह तूने क्या किया? तुझे कोई दुख था तो मुझे पता था। यहाँ कूदकर आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? ऐसा कहकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। मछुआरे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगे। अमरदीप की पीठ दबाकर पानी निकाला गया तो उसको होश आ गया। उसने चारों तरफ का नजारा देखा, लेकिन वह बोला कुछ नहीं, चुपचाप पड़ा रहा। उसको होश में आते देखकर मछुआरे भी मछलियां पकड़ने चले गए। राजकुमार को रसोइया अपने घर ले आया और उससे सारा हाल चाल
पूछा तो राजकुमार ने अपना पूरा वृतांत कह सुनाया। रसोइया ने कहा, कुंवर जी, तुम सब चिंता छोड़कर अभी मेरे पास रहो। जब तुम ठीक हो जाओ तब महल में जाना। क्या पता डायन कहीं छुपी हो, पहले देख लो उसका हाल चाल, फिर वैसा ही करना। राजकुमार उसके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न था। उसके निश्चल प्रेम ने उसे अभिभूत कर दिया था। 3-4 दिन वह वहाँ रहा। वह बिल्कुल ही ठीक हो गया था। रसोइया रोज महल में भोजन बनाने जाता, वहाँ की खबरें उसे सुनाता था और आज रसोइये ने जो खबर सुनाई थी उसे सुनकर वह तो बिल्कुल भौचक्का ही रह गया था। राजमहल के समाचार बहुत ही चौंकाने वाले थे। रसोइये ने राजकुमार अमरदीप को बताया, मैंने सुना है कि राजा ने एक 16 साल की लड़की से विवाह कर लिया है और रानी को जंगल में शेर ने खा लिया है। यह सुनकर राजकुमार चौंक पड़ा। माँ को शेर ने खा लिया? वह क्या करने गई थी? जरूर इसमें कुछ न कुछ चक्कर है। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। 16 साल की लड़की से विवाह, तो क्या उसी डायन से पिताजी ने विवाह कर लिया है? यह सोचकर वह बेचैन हो उठा। उसने निश्चय कर लिया कि आज वह महल में जाएगा और अपनी आंखों से देखकर सारी बातों का पता लगा कर आएगा। दूसरे दिन जब रसोइया भोजन बनाने के लिए गया तो राजकुमार भी अपना भेष बदलकर उसके साथ गया। रसोइयों ने नौकरों से उसका परिचय अपने बेटे के रूप में कराया और कहा, अब से यह मेरे साथ ही भोजन बनाएगा। बस महारानी जी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। भोजन बनाने के लिए वह महारानी से आज्ञा लेने के लिए गया तो देखा महारानी तो नहीं, लेकिन नई महारानी थी जिसे उसने दूर से देखा और देखते ही चौंक गया। यह तो वही डायन थी। वह तो अपनी माँ को देखने की उम्मीद से आया था। अब उससे मिलकर क्या करता? वापस घर आकर वह बड़ी ही चिंता में बैठा हुआ था कि यह तो अनर्थ हो गया, लेकिन वहाँ मेरी माँ क्यों नहीं थी? दोस्तों, इसके आगे की कहानी कृपया इसके दूसरे भाग में जाकर सुने और तब तक प्रेम से कहे, ओम नमः पते हर हर महादेव।